आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्विक रिवीजन में हम लोग सारे फॉर्मूलेस देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचेंगे, इसके न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले कौन कौन से होंगे उसके बारे में समझना है हम लोग को। तो पहला चीज़ जो पढ़े थे इसमें वो था चार्ज। ठीक है, चार्ज जो था वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होगा। जनरली उसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर ऐसा कोई पेयर बन रहा हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी के अलावा इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल सी। इसकी सीजीएस यूनिट को दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिसाब से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेट कूलम। ठीक है, इसी को ESU भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिसाब से इसकी यूनिट होती है एब कूलम। इसको EMU भी कहते हैं। ठीक है, और 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। ऐसे दो सीजीएस यूनिट इसके यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ज जो होगा उसकी सबसे छोटी क्वांटिटी क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल्स टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है नेचर में उसकी वैल्यू है। कभी कभार न्यूमेरिकल में हम लोग को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 9.1 × 10⁻31 kg। इसके अलावा कभी कभार मास ऑफ प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हो जाएगी 1.66 × 10⁻27 kg। याद रखना यूनिट को, ये पूरी की पूरी एसआई में लिखी हुई है, ये भी केजी में है, ये भी केजी में, और ये कूलम में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एसआई यूनिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभार इसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में माइक्रो कूलम वर्ड यूज होगा। ये माइक्रो कूलम क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो चार्ज को दो टाइप के हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट कूलम हो जाएगी। सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ESU, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, इसको स्टेट कूलम या एब कूलम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज नीचे लिखी, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻9 ESU, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 EMU। किसी न्यूमेरिकल में हम लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू लिखी हुई है। और सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो पहला फॉर्मूला चैप्टर का निकल करके आएगा वो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे Q इज इक्वल्स टू N × E, जहां पर Q होगा टोटल चार्ज, N होगा कोई भी इंटीजर, और E होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जहां पर E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जस्ट इसके बाद हम लोग के पास एक न्यूमेरिकल आता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1F, कैपिटल F पढ़ते हैं 1 फैराडे। और इस 1 फैराडे की वैल्यू अगर पढ़ोगे, केमिस्ट्री में जनरली यूज होगा ये वर्ड, 1 फैराडे की अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है हम लोग के पास, वो निकलती है 96400 कूलम। ठीक है, यह एक मोल यानी कि 6.02
2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई अगर चार्ज निकालना चाहे तो इतना ही चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछेंगे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर एक कूलम चार्ज दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं एक कूलम में कितने चार्ज होंगे, तो वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद है हम लोग के पास स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद हम लोग पढ़ते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि चार्ज को हम लोग सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे +2 कूलम चार्ज था, इसे +2 कूलम और कर देंगे तो ये 4 कूलम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर -2 कूलम चार्ज था, इसमें हम लोग +3 कूलम चार्ज और कर देंगे तो ये +1 कूलम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है क्या, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा होती है जितने से हम लोग डील कर रहे हैं, इसीलिए इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ जो होता है वो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर Q1 जो है, Q1 और Q2 जो है दो चार्ज हो गए, R जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसको किसी किसी बुक में K लिखा हुआ होगा, वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। यूनिट निकालना से बिल्कुल सरल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो होगा मेरे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट दिख रहा है एप्सिलॉन 0। इस एप्सिलॉन 0 को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इसका उल्टा यूनिट कर देना, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये उसकी ऐसा यूनिट हो गई किसकी, एप्सिलॉन 0 की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग के पास निकल गया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, एप्सिलॉन मिल गया। अगर मान लो कोई मीडियम आ जाए तो फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, Fm वर्ड यूज करेंगे, वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होगा जब इनके बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर जो Fm निकल करके आ रहा है और F0 यानी कि वैक्यूम में फोर्स निकल के आ रहा है, इन दोनों के बीच के रेशियो को निकाल सकते हैं हम लोग, तो F0 अपॉन Fm निकलेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और जो बचेगा वो होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R कहते हैं, ठीक है। ये बताता है कि मीडियम के इंट्रोड्यूस करने पर फोर्स की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन 0 या K इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको यूज करके हम लोग किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं जब वहां पर क्या प्रेजेंट हो, दोनों के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट हो। अब कूलम्स लॉ के बाद हम लोग के पास आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर मान लो कि मेरे पास पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट थे किसी स्पेस पे, ये था Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, और इस चार्ज पर फोर्स निकालना हो तो जो टोटल फोर्स होगा F(1) इज इक्वल टू होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn, जितने भी चार्जेस, जैसे इसमें 5 हैं तो 5 चार्जों के सब फोर्स को जोड़ करके निकल जाएगा। इसे वो कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि फोर्स ऑन वन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑल द अदर चार्जेस, ठीक है। इसके जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो क्या ध्यान देना है, अगर दो वेक्टर्स निकले एक ही डायरेक्शन पे, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना। अगर मान लो कि दो वेक्टर्स निकले अपोजिट डायरेक्शन पे तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर मान लो दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल थीटा होगा तो फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा हम लोग को, F इज इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, ठीक। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जो भी फोर्स के न्यूमेरिकल होंगे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही सॉल्व होंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये टोटल फोर्स होगा उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर होगा।
फोर्स का जो फॉर्मूला निकल करके आया वो था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कितने Q होते हैं, 2Q और 2R। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है अपने पास वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R, इसमें एक ही Q होता है। इसके अलावा हम लोग इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, F अपॉन Q0। ठीक है, F अपॉन Q0। यहाँ पर जो Q0 होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो Q होता है ये सोर्स चार्ज होता है। तो हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला निकला, एक होगा 1/4πε0 Q अपॉन R और एक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन Q0। दोनों में Q जो है, जो चार्ज है वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों में Q की एक ही चीज को नहीं समझ लेना। ठीक, एक जो Q है वो है सोर्स चार्ज और एक Q0 जिसको लिखे हैं वो असल में टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल करके आ गया अपने पास इतना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर, फोर्स कैसे, फोर्स तो वेक्टर है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर, और इसकी यूनिट निकलेगी, ये पूरा जो हो जाएगा न्यूटन, और इसके अपॉन में चार्ज है क्यू, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम लोगों के पास कई टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। कुछ जैसे सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी डाइपोल के लिए। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल जो होगा अपने पास वो होगा एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। मतलब डाइपोल एक चार्ज का सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होता है, मान लो कि वो डिस्टेंस 2L है, ये भी L और ये भी L, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L है तो इसका एक क्वांटिटी निकलेगी डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा P से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा Q इंटू 2L। ठीक है, अब देखना मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट आया इसकी एसआई यूनिट क्या निकलेगी। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा उसकी एसआई यूनिट निकलेगी चार्ज और मीटर, तो चार्ज का कूलम मीटर। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट जो था P वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज हम लोग अभी तक देख पाए, पहला था फोर्स, दूसरी चीज पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरी चीज पढ़े डाइपोल मोमेंट P। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, फिजिक्स में अधिकतर चीजें जो होती हैं हाई से लो जाती हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो से हाई की ओर। ठीक है, तो हम लोग के पास फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और डाइपोल मोमेंट आ गया, तीन वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल के लिए मेरे पास दो, बेसिकली तीन कंडीशन होते हैं, पर दो का डेरिवेशन करने और दो के फॉर्मूले याद कर लेंगे हम लोग अभी। तो क्या बोलता है, मान लो कि ये कोई डाइपोल हो गया, एक साइड माइनस क्यू एक साइड प्लस क्यू, और ये हो गया उनके बीच का इक्वेटोरियल एक्सिस, और ये हो गया एक्सियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है डाइपोल का, इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए डाइपोल का फॉर्मूला होता है ठीक है 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, सॉरी, डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पर अगर डाइपोल मोमेंट दिया हो P और निकालना हो कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इक्वेटोरियल एक्सिस पे, तो इस एक्सिस को इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं जो इसको दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/4πε0 PR आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अगर आइडियल डाइपोल की बात करेंगे तो ए स्क्वायर जो होता है नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू निकलती है 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पर हम लोग क्या देखेंगे डाइपोल की वजह से जो होता है वो आर क्यूब पर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। इसके लिए अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू निकलेगी एक्सियल एक्सिस पे 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, सॉरी, इसका पावर
इसका पावर 2, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा, अगर आइडियल डायपोल लगा दें तो हो जाएगा 1/4πε0 p/r³। तो ये किसके लिए निकल गया, किसी भी आइडियल डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कौन से एक्सिस पर, एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस पर। एक्सियल एक्सिस पर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2pr r² माइनस a² का होल स्क्वायर। आइडियल डायपोल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 p/r³, और यहाँ पर 2 भी आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस पे, तो 1/4πε0 p r² प्लस a² का पावर 3/2। सिंप्लीफाई करने में मिलेगा 1/4πε0 p/r³। अगर हम लोग देखें E इक्वेटोरियल और E एक्सियल, दोनों के बीच में क्या रेशियो मिल रहा है हम लोग को, जो दोनों का रेशियो जो होगा वो 1, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो बोल सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, ठीक है। तो अगर एक्सियल का निकाल लें और उसका हाफ कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का निकल जाएगा, और अगर इक्वेटोरियल का दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसका हाफ करने पर, ट्वाइस करने पर एक्सियल का मिल जाएगा। तो मान लो मेरे को टॉर्क निकालना हो, टॉर्क कब, जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी डायपोल को प्लेस कर देते हैं तो टॉर्क फील करता है, और इस टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E या PE साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अगर इसको इस प्लेस में रोक के रखना हो या इसको छोड़ दें तो ये कुछ वर्क करेगा, उस वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE माइनस PE कॉस थीटा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, P डॉट E। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल गया, P डॉट E, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल गया, P क्रॉस E। ऐसे करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दें तो क्या होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो कि ये कोई लाइन है, इस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कहेंगे, और लैम्डा होगा चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसी को बोल सकते हैं छोटे से सेगमेंट के लिए dq अपॉन dl। सिमिलरली अगर मान लो कोई सरफेस होता, इस पूरे सरफेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, ये होगा q अपॉन a, और इसको बोलेंगे dq अपॉन da छोटे से रीजन पे। अगर पूरे वॉल्यूम पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो हम लोग के पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी q अपॉन v इक्वल्स टू dq अपॉन dv, ठीक है। इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया जा सकता है, या चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जा सकता है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है कि मान लो कि ऐसा कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो, ठीक है, इस इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल के बताइए, ठीक है। तो मैं निकाल सकता हूँ किसी भी जनरल पॉइंट पर, बीच पर, एंड पर, ठीक है। अगर किसी भी जनरल पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी तो फॉर्मूला होगा लैम्डा अपॉन 4πε0a, ठीक है, और होगा कॉस साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। ये किसी भी जनरल जगह पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर मिड पॉइंट पर निकालना हो तो लैम्डा अपॉन 4πε0a, ठीक है, इंटू 2, और अगर मान लो किसी भी एंड पर निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0a इंटू 1। ये कुल 3 फॉर्मूले होंगे इसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर, जहां पर लैम्डा क्या है, उसकी चार्ज की डेंसिटी है, ठीक है। अगला जो होगा हम लोग के पास, मान लो कोई ऐसा कोई रिंग होता, इस रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी भी पॉइंट पर, यहाँ 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 कहीं पर भी, इसका रेडियस a है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है x है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी रिंग के एक्सिस पर, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो किसी भी सर्कल के एक्सिस पर या रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 1/4πε0, हर बार कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ही होती है, क्यू एक्स, एक्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इसका रेडियस नहीं है, अपॉन, ठीक है, अपॉन x² प्लस a² का पावर 3/2, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी रिंग के सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पर Q क्या था, चार्ज की डेंसिटी थी, ठीक है। अब चार्ज जो होगा उसमें टोटल चार्ज नहीं दिया होगा, हम लोग को दिया होगा कितना,
चार्ज की डेंसिटी है, तो फॉर्मूला मॉडिफाई ऐसा कर सकते हैं 1/4πε0, ठीक है। चार्ज जो हो जाएगा, टोटल चार्ज की डेंसिटी होगी लैम्डा, टोटल सर्कल का लेंथ हो जाएगा 2πa और इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। क्यू की वैल्यू पुट कर दें लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ आर्क, जो कि सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए और किसी सर्कुलर रिंग के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुल 3 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, और सर्कल के लिए कितने फॉर्मूले निकल करके आ रहे हैं, 2 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। अगर टोटल चार्ज दिया होगा तो ये, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग डिस्टेंस के साथ, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सेंटर पे 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसकी एक्स की वैल्यू 0, तो टोटल फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेंटर पे 0 और ये ग्राफ समथिंग ऐसा बनेगा और इधर पे ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आर के इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा किसी भी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई डॉट ए से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कॉस में टूटेगा। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला निकल करके आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए है, एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा या ई ए डी एक्स। ये जो होगा एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो हम लोग क्या देखेंगे, इसका डायरेक्शन नहीं होगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव कब होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल के लिए, नेगेटिव कब होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, और 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इसका एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो बोल सकते हैं जो इसकी एसआई यूनिट निकल करके आएगी हम लोग के पास, इसकी एसआई यूनिट जो निकल करके आएगी वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इस चैप्टर में भी पढ़े नहीं है, पर आगे पढ़ेंगे वोल्ट, इसको एक और डिफाइन कर सकते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर नहीं, वोल्ट मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट 2 हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास आएगा कि कितने किसी भी जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से कितना फ्लक्स जनरेट होगा। इसके लिए फॉर्मूला उसको हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और Q क्या होगा, Q होगा टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। तो हम लोग गॉस थ्योरम का लास्ट फाइनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको यूज करके हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास कोई चार्ज सेल, स्फेरिकल सेल होता, इस चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। सिर्फ सरफेस पे चार्ज है और सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या सपोज करना पड़ेगा कि मान लो कि इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सरफेस लेना पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, ऐसा, ठीक है। इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा क्योंकि चार्ज तो सिर्फ बाहर पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगला जो होगा मेरे पास फिर से वैसे ही है, पर इस बार सॉलिड स्फीयर दे दिया ऐसा। इस सॉलिड स्फीयर के कारण हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा इस बार वो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस बार डिपेंड करेगा इसके कितने चार्ज की डेंसिटी है। पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, इसलिए आंसर आएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो ई आउटसाइड जो आता है वही आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और ऑन द सरफेस स्मॉल r की जगह कैपिटल R यूज कर लेना, तो E ऑन द सरफेस क्या निकलेगा, रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बनाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा बनेगा। अगर इसमें बनाना चाहेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बन जाएगा, इसको टच नहीं करेगा ये।
अगला जो हो जाएगा, कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, इसकी वजह से मेरे को निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला इससे पहले भी देख चुके हैं कि इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। अगर फॉर्मूले को मिलाओगे तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला निकलेगा। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा रेडियस के साथ। अगला होगा कि अगर मान लो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज हो ऐसी, ठीक है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर शीट थिन है तो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला निकल गया। अगर मान लो कि मेरे पास ऐसे दो पतले शीट्स होते हैं तो मैं इसकी वजह से 3 रीजन में बांट सकता हूँ, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो तो बीच में फील्ड की वैल्यू हो जाती है 0 और दोनों साइड बाहर पे फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, बीच पे होगा 0 और अगल बगल में कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। यूनिफॉर्म फील्ड अगर जनरेट करना हो तो हम लोग के पास कहानी ये होती है कि एक पॉजिटिवली चार्ज शीट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसे ही देखें कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज शीट हो और एक नेगेटिवली चार्ज शीट हो और पूछा कि यहाँ पर फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर फील्ड होगा 0, यहाँ पर होगा फील्ड 0 और यहाँ पर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है।